दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 16, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisy@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस: यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 211, अध्याय 16, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। डॉक्टर SR मित्तल एवं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां उसे अपने वातावरण को स्पष्ट रूप से जानने, समझने और उसके साथ अंतःक्रिया करने में सहायक होती हैं। हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी ज्ञानेंद्रियां ही मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने का एक सशक्त माध्यम है। मनुष्य को अपने वातावरण में उपलब्ध किसी ज्ञान को प्राप्त करने में अथवा किसी प्रत्यय का निर्माण करने में दो क्रियाएं करनी होती हैं, जिनमें से पहली है संवेदना तथा दूसरी है प्रत्यक्षीकरण। संवेदना ज्ञान प्राप्ति की एक प्रारंभिक और सरल मानसिक प्रक्रिया है। वेबस्टर शब्दकोश 2011 के अनुसार सेंसेशन इज अ मेंटल प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इमीडिएट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंस ऑर्गन, अर्थात किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा किसी ज्ञानेंद्रिय के उत्तेजित होने पर जो अनुभव होता है उसे संवेदना कहते हैं। जैसे आंख द्वारा किसी रंग को देखने पर जो अनुभव होता है वो रंग की संवेदना होगी। रायबर्न 1959 के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार संवेदना की व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात देखे गए रंग को नाम देने की स्थिति को प्रत्यक्षीकरण कहा जाएगा। मनुष्य को प्रकृति ने बाहरी उद्दीपकों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां प्रदान की हैं तथा प्रत्येक इंद्रिय से संबंधित एक संवेदना है। 5 इंद्रियां व उसकी संवेदना इस प्रकार से है। नंबर 1 नेत्र, दृष्टि संवेदना। नंबर 2 नाक, घ्राण संवेदना। नंबर 3 कान, ध्वनि संवेदना। नंबर 4 जीभ, स्वाद संवेदना। और नंबर 5 त्वचा, स्पर्श संवेदना। पृष्ठ 212, प्रत्येक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक से ही प्रभावित होती है। जैसे प्रकाश, रंग, चमक आदि दृष्टि इंद्रिय को ही प्रभावित कर सकते हैं, किसी अन्य इंद्रिय को नहीं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे केवल श्रवण इंद्रिय को ही प्रभावित कर सकती हैं, यद्यपि कुछ हद तक ये स्पर्श इंद्रिय को भी अस्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकती हैं। ज्ञान प्राप्ति में चूंकि ज्ञानेंद्रियां महत्वपूर्ण होती हैं, अतः शिक्षाविदों ने शिक्षा में संवेदना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मॉन्टेसरी ने भी अपनी शिक्षण विधियों में संवेदना एवं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण को मुख्य आधार माना है, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार बालकों में सूक्ष्म विकारों को समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उनकी शिक्षा में इंद्रिय अनुभव को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।
मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति संवेदी विकलांग बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलती है, जिससे बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का उचित रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। निर्धारित से अलग उद्दीपकों को ग्रहण करने का अधिकार किसी इंद्रिय के पास नहीं है। किसी इंद्रिय अभाव होने मात्र के आधार पर हम किसी व्यक्ति को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। अस्तु ऐसी स्थिति में हम जो भी इंद्रिय या इंद्रियां अवशेष हैं हम उनका सहारा लेते हैं। इस कार्य में हम अवशिष्ट इंद्रियों को इस ढंग से प्रयुक्त करते हैं कि जहां तक संभव हो सके उस ज्ञानेंद्रिय विशेष की कमी को पूरा किया जा सके। किसी भी ज्ञानेंद्रिय या ज्ञानेंद्रियों के अधिकतम प्रयोग के लिए मनुष्य को एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण हम सभी जानते हैं कि दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है तथा इसका अभाव कभी कभी बालक में अन्य ज्ञानेंद्रियों के प्रति अविश्वास के रूप में दिखाई देता है। अतः दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति को शेष बची इंद्रियों का सर्वोत्तम प्रयोग करना सीख जाता है, जिससे वो दृष्टि के अभाव में अपने आसपास के वातावरण का शेष इंद्रियों का प्रयोग करके सही ज्ञान प्राप्त कर सके। पृष्ठ 213। इंद्रिय प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों को जानने के पूर्व ये आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार की इंद्रिय की विशेषता एवं सीमाओं का अध्ययन कर लिया जाए। आइए तो अब हम प्रत्येक इंद्रिय को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, दृष्टि। मनुष्य अपने जन्म के पश्चात सबसे पहले जिस इंद्रिय का प्रयोग करता है वो दृष्टि है। दृष्टि इंद्रिय के लिए संबंधित अंग नेत्र है, जिसमें रेटिना पर किसी भी वस्तु की तस्वीर बनती है। ये तस्वीर ऑप्टिक नस द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है, जिसको मस्तिष्क ग्रहण करके आगे की क्रिया करता है। दृष्टि संवेदना द्वारा जिन उद्दीपकों को ग्रहण किया जाता है वे मुख्यतः रंग, चमक एवं प्रकाश हैं। इसी के माध्यम से व्यक्ति ये जान पाता है कि किसी वस्तु की आकृति, रंग, रूप, आकार, स्थिति इत्यादि कैसी है। किसी भी अन्य इंद्रिय में इतनी अधिक क्षमता नहीं है कि एक ही बार में इतनी अधिक जानकारी बाहरी उद्दीपन के संदर्भ में जुटा सके। दृष्टि संवेदना एक दूर की संवेदना भी है, अर्थात दूर की वस्तुओं को दृष्टि न होने की दशा में समझना कठिन हो जाता है। दृष्टि संवेदना की अपनी ही कुछ सीमाएं भी हैं। दृष्टि इंद्रिय से वस्तु का तापमान, लचीलापन तथा वस्तु के तेलों की विशेषता आदि का स्पष्ट पता नहीं चलता। दृष्टि केवल तभी कार्य करती है जब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध हो। साथ ही दृष्टि एक निश्चित दूरी की वस्तुओं को देखने में सक्षम है। निश्चित दूरी से अधिक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही वस्तु तथा व्यक्ति के नेत्र का आमने सामने अथवा दृष्टि क्षेत्र के भीतर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस तथ्य को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर परावर्तित होकर नेत्र तक पहुंचता है। अस्तु दोनों ही मार्गों प्रकाश स्रोत से वस्तु एवं वस्तु से नेत्र में अवरोध आने पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। नंबर 2, श्रवण। कान में स्थित तंत्रिकाएं ध्वनि तरंगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा प्राप्त संदेशों को मस्तिष्क ग्रहण कर उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ध्वनि की विशेषताओं जैसे उसकी दिशा, मात्रा, उद्गम आदि की सटीक जानकारी प्राप्त करना है। बालक की श्रवण इंद्रिय भी उसके जन्म से ही कार्य करने लगती है। हालांकि जन्म के प्रारंभिक समय में इस इंद्रिय से मिली संवेदना प्रत्यक्षीकरण में परावर्तित नहीं हो पाती, किंतु यही प्रारंभिक संवेदना श्रवण इंद्रिय को दक्ष बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी श्रवण इंद्रिय की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। क्षमता बढ़ने के कारण ही बालक अलग अलग ध्वनियों में अंतर करने लगता है। पृष्ठ 214। मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य से सहमत हैं कि किसी भी बालक का भाषा विकास शुरू होने के लिए श्रवण ही आधार बनता है और जो सूचनाएं व्यक्ति श्रवण द्वारा ग्रहण करता है उन्हीं के आधार पर वो अपने आसपास के वातावरण से संचार संबंध स्थापित करता है। मनुष्य की इस ज्ञानेंद्रिय की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मनुष्य के कान केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज अथवा 0 से 120 डेसिबल तक की तीव्रता की आवाज ही सुन सकते हैं।
दूसरी एक और सीमा जो श्रवण इंद्रिय के बारे में है वो ये है कि प्रत्येक वस्तु में ध्वनि तरंगे नहीं होती। जैसे सभी निर्जीव वस्तुएं, रंग, प्रकाश आदि, और यदि वस्तु में ध्वनि तरंगे नहीं है तो उनकी जानकारी श्रवण इंद्रिय तक नहीं पहुंच पाती। नंबर 3, स्पर्श। शिक्षण अधिगम की दृष्टि से दृष्टि एवं श्रवण संवेदनाएं तो महत्वपूर्ण होती ही हैं, इनके अतिरिक्त स्पर्श इंद्रिय का भी महत्व बहुत अधिक होता है। स्पर्श इंद्रिय किसी भी वस्तु के विषय में संकल्पना के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। इस ज्ञानेन्द्रिय द्वारा संवेदना ग्रहण करने के लिए अंग विशेष उत्तरदायी नहीं होता, अपितु संपूर्ण शरीर पर फैली हुई त्वचा संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। बाहरी वातावरण में फैली अनेकों जानकारियों को स्पर्श के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। यूं तो त्वचा हमारे सारे शरीर पर विद्यमान है, किंतु स्पर्श संवेदना हेतु ये अलग अलग रूप से संवेदनशील होती है। अंगुलियों का अग्रभाग, जीभ, होठ आदि अति संवेदनशील होते हैं, जबकि जांघ, पेट आदि निम्न संवेदनशील होते हैं। लेंडरमैन S.J. 1982 के अनुसार त्वचा के द्वारा हम भौतिक, यांत्रिक, तापीय आदि उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने भी अंग स्पर्श हेतु अति संवेदनशील होते हैं, उनमें से उंगलियों के अगले भाग को ही स्पर्श इंद्रिय के प्रशिक्षण हेतु महत्व दिया जाता है। स्पर्श इंद्रिय की भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये श्रवण एवं दृष्टि इंद्रियों की तरह दूरस्थ इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वस्तुओं से व्यक्ति की त्वचा का संपर्क हो। दूसरी सीमा ये है कि ये इंद्रिय एक विश्लेषणात्मक इंद्रिय की भांति कार्य करती है, जिसमें जानकारी खंडों में समाप्त होती है, जिसका पुनः संश्लेषण कर अर्थापन किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इंद्रिय के द्वारा व्यक्ति बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पृष्ठ 215। नंबर 4, घ्राण इंद्रिय। मनुष्य की नासिका अनेकों गंधों के प्रति संवेदनशील होती है। ये वास्तव में गैसीय रासायनिक पदार्थों को नासिका में स्थित ग्राह्य तंतुओं के माध्यम से ग्रहण करती है। ये इंद्रिय शिक्षण अधिगम की दृष्टि से इतनी उपयोगी तो नहीं है, किंतु कुछ प्रत्ययों की स्पष्टता हेतु इसका प्रयोग करना आवश्यक है। नासिका में स्थित ग्राह्य तंतु किसी गंध को ग्रहण कर तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना प्रेषित करते हैं कि गंध किस वस्तु की है, कहाँ से आ रही है तथा गंध वाली वस्तु की स्थिति क्या है। यदि व्यक्ति को गंध ग्रहण करने का सही तरीका ज्ञात है, तभी वो उसकी पहचान कर सकता है। नासिका द्वारा कुछ गंध हमारे मस्तिष्क के ग्रहण करने के बाद हमें सुगंध अथवा दुर्गंध के रूप में ग्रहित होती है। गंध के प्रयोग से हमें कुछ विशेष जानकारियां भी मिलती हैं, जिनका प्रयोग हम अनेकों क्रियाकलापों में कर सकते हैं। गंध का एक विशेष प्रयोजन भोज्य पदार्थों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त करना भी है। नासिका द्वारा ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक भोज्य पदार्थ खाने योग्य है या नहीं। नासिका के ठीक प्रकार कार्य न करने अथवा गंध ग्रहण न करने की स्थिति में मनुष्य की स्वाद इंद्रिय भी ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकती। घ्राण इंद्रिय से ज्ञान प्राप्ति में एक बहुत बड़ी सीमा ये है कि प्रत्येक वस्तु से गंध नहीं निकलती है, केवल रासायनिक गैसीय पदार्थों के द्वारा ही गंध निकलती है, जिसको नासिका ग्रहण कर पाती है। नंबर 5, स्वाद इंद्रिय। स्वाद ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार अंग हमारी जीभा है, जिसमें सैकड़ों स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं का मुख्य कार्य मुख में आए पदार्थों को अवशोषित कर उनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित करना है। जीवा का अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद ग्रहण करने में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कड़वे स्वाद हेतु पीछे का भाग, खट्टे स्वाद हेतु किनारों का भाग, मीठे स्वाद हेतु मध्य एवं अग्रभाग आदि। जीवा स्पर्श की दृष्टि से हमारे शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील भाग है। इसके द्वारा हम बारीक से बारीक स्पर्श विभेद कर सकते हैं, किंतु नासिका की तरह ये ज्ञानेन्द्रिय भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उतना अधिक योगदान नहीं देती। जीवा से जानकारी प्राप्त करने की एक सबसे बड़ी बाधा ये है कि प्रत्येक वस्तु को जीभ के माध्यम से स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वास्थ्यकर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जीवा केवल उन्हीं पदार्थों के स्वाद के विषय में जानकारी दे सकती है जो घुलनशील हों, क्योंकि पदार्थ मुख में घुलकर ही स्वाद कलिकाओं को संवेदनाएं दे सकता है। पृष्ठ 216।
ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण हेतु विभिन्न क्रियाकलाप। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मनुष्य की समस्त ज्ञानेंद्रियां एक अमूल्य उपहार हैं, अस्तु उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रकृति अपने अनुरूप ही सुनिश्चित कर लेती है तथा समय समय पर विभिन्न बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से संवेदी अंगों को संवेदनाएं प्रदान करती रहती है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की कोई एक औपचारिक प्रणाली तथा पूर्व निर्धारित विधियां नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य उद्दीपकों के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसका अर्थापन कर हम ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। किसी भी दृष्टिबाधित बालक की प्रारंभिक शिक्षा में उसकी ज्ञानेंद्रिय की प्रशिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अस्तु प्रारंभ से ही दृष्टिबाधित बालक को उसकी समस्त इंद्रियों का अधिकाधिक एवं उचित प्रयोग सिखाना अत्यंत आवश्यक है। दृष्टिवान बालक अपनी देखने की शक्ति का प्रयोग करके आकस्मिक ज्ञान द्वारा एवं नकल करते हुए अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करता रहता है, किंतु एक दृष्टिबाधित बालक के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कर सकते। दृष्टि जैसी महत्वपूर्ण इंद्रिय की अनुपस्थिति के कारण बालक अनेकों उद्दीपकों से अपना संपर्क नहीं बना पाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दृष्टि संवेदना के अनुपस्थित रहने के कारण शेष चारों इंद्रियां एवं अवशेष दृष्टि यदि हो तो को इतनी जानकारी ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए कि वे दृष्टि इंद्रिय की अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति कर सकें। चूंकि हम दृष्टिबाधित बालक को वातावरण की जानकारी से दूर नहीं रखना चाहते, इसलिए हमें समस्त अवशेष इंद्रियों का उचित प्रयोग उसे सिखाना होता है। दृष्टिबाधित बालक के संदर्भ में विभिन्न इंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु क्रियाकलाप एवं उनसे जुड़ी सावधानियों की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। नंबर 1, श्रवण ज्ञानेंद्रिय। श्रवण दृष्टिबाधित बालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसका प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बालक की श्रवण क्षमता की स्थिति कैसी है। कहीं बालक को कोई श्रवण संबंधी कठिनाई तो नहीं है। श्रवण ज्ञानेंद्रिय में किसी समस्या के होने पर तत्संबंधी उपाय करके क्षमता अनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दृष्टि संवेदना की अनुपस्थिति में श्रवण संवेदना ही वो संवेदना है जो कि बालक को अपने वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में उद्दीपक का कार्य करती है। यही वो इंद्रिय है जो बालक को ध्वनि वाली वस्तु तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बालक वस्तु एवं वातावरण को विस्तार से जानना सीखता है। यूं तो बालक जन्म से ही कुछ न कुछ श्रवण उद्दीपक ग्रहण करता है, किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ध्वनि में अर्थ जोड़ता चला जाता है तथा धीरे धीरे वो ध्वनियों के विभिन्न प्रकारों को जान पाता है। दृष्टिबाधित बालकों को श्रवण संबंधी प्रशिक्षण देने में 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ध्वनि का उद्गम स्थान। नंबर 2, ध्वनियों का विभेदीकरण। और नंबर 3, ध्वनियों का अर्थापन। पृष्ठ 217। उक्त बातों के अनुसार बालक को सर्वप्रथम ये पहचान करनी सिखानी चाहिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। तत्पश्चात बालक विभिन्न ध्वनियों में सूक्ष्म अंतरों को पहचान करना सीखे तथा इसके बाद उद्गम स्थान एवं विभेदीकरण के आधार पर ध्वनि को अर्थ प्रदान करे। श्रवण ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु क्रियाएं। नंबर 1, बालक को खिलाते पिलाते अथवा प्यार करते हुए उससे बातचीत करते रहें। नंबर 2, बालक के पास जाते जाते एवं दूर होते होते उससे बात करते रहें। नंबर 3, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते समय वस्तु का नाम तथा विशेषता का मौखिक वर्णन करें। नंबर 4, बहुत छोटे बालकों को ध्वनि वाले खिलौने उनकी पहुंच में रखें। नंबर 5, ध्वनि वाले खिलौनों के पास बालक को पहुंचने के लिए प्रेरित करें तथा ऐसा करने पर उचित पुनर्बलन दें। नंबर 6, बालक से अधिक बातचीत करें। नंबर 7, एक ही व्यक्ति के द्वारा कई प्रकार के भावों जैसे क्रोध, डर, जिज्ञासा आदि के साथ बोलने पर दृष्टिबाधित बालक से भावों की पहचान कराएं। नंबर 8, विभिन्न पशुओं अथवा पक्षियों की आवाज सुनाएं। जहां तक संभव हो सके ये आवाज मूर्त रूप में हो। नंबर 9, अलग अलग पशुओं अथवा पक्षियों की आवाज में अंतर करना सिखाएं। नंबर 10, विभिन्न आवाजों की दिशा का ज्ञान बालक को दें तथा उससे पूछें कि आवाज कहाँ से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, अंदर बाहर आदि से आ रही है। नंबर 11, ध्वनि जहाँ से निकल रही है वो स्थान कितनी दूर है उसे ले जाकर बताएं। पृष्ठ 218। नंबर 12, विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवाज बालक को बताएं। नंबर 13, विभिन्न गतिमान वस्तुओं की आवाजों की पहचान कराएं।
नंबर 14, वस्तुओं के गिरने की आवाज की पहचान कराएं। नंबर 15, बालक को भ्रमण के समय आ रही विभिन्न आवाजों से आवाज का अर्थ एवं दिशा की पहचान कराएं। नंबर 2, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय। देख न पाने की स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी 2 इंद्रियों श्रवण एवं स्पर्श पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। प्रत्येक वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में स्पर्श इंद्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पर्श से प्राप्त की गई जानकारी किसी वस्तु के विषय में संकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि हमारे पूरे शरीर में फैली हुई त्वचा स्पर्श द्वारा संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है, किंतु दृष्टिबाधित व्यक्ति इस पूरी त्वचा में से केवल हाथ का सर्वाधिक प्रयोग करता है। इस दृष्टि से ये आवश्यक है कि हाथ की स्पर्श क्षमता का विकास किया जाए। सामान्यतः शिशु का स्पर्श ज्ञान उसकी मां द्वारा स्पर्श से प्रारंभ होता है तथा धीरे धीरे वो चीखने व खुरदरे में अंतर करने लगता है तथा सही अंतर करने की क्षमता बालक को विभिन्न वस्तुओं की पहचान के योग्य बनाती है। किसी व्यक्ति की स्पर्शीय क्षमता के विकास में 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, टेक्सचर में विभेदीकरण की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टेक्सचर। नंबर 2, आकृति में विभेदीकरण की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू डिफरेंशिएट शेप। नंबर 3, आकार में विभेदीकरण की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू डिफरेंशिएट साइज। उक्त बातों के आधार पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अनेकों ऐसे अनुभव प्रदान करने चाहिए जिनसे वो विभिन्न तलों, आकृति एवं आकारों को स्पर्श द्वारा पहचान सके। इस क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है, जिनमें से कुछ गतिविधियां इस प्रकार से हैं। टेक्सचर विविधीकरण हेतु गतिविधियां। नंबर 1, बालक को भिन्न भिन्न टेक्सचर के कपड़े स्पर्श हेतु देना। नंबर 2, बालक को अलग अलग टेक्सचर की वस्तुएं अथवा कपड़े देकर उनमें अंतर करना सिखाना। नंबर 3, बालक को विभिन्न पत्तियां या पुष्प आदि स्पर्श करने को देना चाहिए। नंबर 4, बालक को विभिन्न दीवारों, दरवाजों, फर्नीचर आदि को स्पर्श करने देना चाहिए। नंबर 5, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री स्पर्श कराना चाहिए। नंबर 6, विभिन्न प्रकार की मिट्टी आदि छूने को देनी चाहिए। पृष्ठ 219, आकृति हेतु गतिविधियां। विभिन्न आकृतियों में विभेदीकरण कर पाने की क्षमता भिन्न भिन्न वस्तुओं में विभेद कर पाने में समर्थ बनाती है। नंबर 1, बालक को लकड़ी के भिन्न भिन्न आकृति के गुटके देने चाहिए। नंबर 2, बालक को भिन्न भिन्न आकृतियों के बर्तन जैसे गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट आदि देने चाहिए। नंबर 3, बालक को विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को स्पर्श करने के लिए देना चाहिए। नंबर 4, बालक के दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं को स्पर्श करने देना चाहिए। नंबर 5, बालक को 2 एक जैसी आकृतियों में अंतर पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। नंबर 6, विभिन्न प्रकार की आकृति के पत्थर, खाद्य पदार्थ आदि स्पर्श कराना चाहिए। नंबर 7, कागज अथवा बोर्ड की विभिन्न आकृतियां काट कर बालक को देनी चाहिए। आकार विभेदीकरण हेतु गतिविधियां। नंबर 1, बालक को दी जाने वाली वस्तु का आकार बहुत ज्यादा बड़ा अथवा बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, विभिन्न आकार की वस्तुओं अथवा पदार्थों को आकार के एक क्रम में लगवाना चाहिए। नंबर 3, आकार का प्रत्यय देते समय मोटे व पतले का प्रत्यय स्पष्ट करना चाहिए, साथ ही लंबे व छोटे का प्रत्यय भी स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 4, विभिन्न पहनावों के आकार में अंतर करना चाहिए। नंबर 5, विभिन्न खिलौने व दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में अंतर करना चाहिए। नंबर 3, घ्राण ज्ञानेंद्रिय। घ्राण ज्ञानेंद्रिय व्यक्ति को विभिन्न खाद्य वस्तुओं, स्थान व स्थिति की जानकारी देती है। ये ज्ञानेंद्रिय किसी वस्तु आदि की स्थिति की दिशा के संदर्भ में संकेत देती है। यूं तो घ्राण संवेदना अधिगम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इस संवेदना से प्राप्त अधिगम वातावरणीय अधिविन्यास तथा स्वयं की स्थिति की सूचना देती है, जिसके माध्यम से अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है। पृष्ठ 220, घ्राण ज्ञानेंद्रिय की क्षमता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु गंध के विषय में सभी बारीकियों को पहचान सके कि गंध के स्रोत की दिशा क्या है तथा वो कितनी दूर स्थित है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उस गंध से संबंधित जानकारियों को गंध से संबंधित किया जा सके। घ्राण इंद्रिय के प्रशिक्षण के लिए अनेक गतिविधियां की जा सकती हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1,
घर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे तेल, क्रीम, साबुन, पाउडर, अगरबत्ती आदि को सुंघाकर पहचान कराएं। नंबर 2, घर के रसोई घर में उपलब्ध विभिन्न खाद्य वस्तुओं की पहचान कराएं। साथ ही जो खाद्य वस्तुएं खराब हो गई हैं उनकी दुर्गंध की भी पहचान कराएं। नंबर 3, विभिन्न फलों की गंधों द्वारा पहचान कराएं। नंबर 4, बालक को भ्रमण पर ले जाकर पुष्पों की सुगंध की पहचान कराएं। नंबर 5, बाजार आदि में आने वाली विभिन्न गंधों, दुर्गंधों जैसे कूड़ादान, नाली, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप, फल मंडी, विशेष वस्तुओं का बाजार आदि की गंध की पहचान कराएं। नंबर 6, खाना बनाते या पकाते समय आने वाली विभिन्न गंधों की पहचान कराएं। नंबर 7, विभिन्न प्रकार के रसायनों की गंध की पहचान बालक को कराएं। नंबर 4, स्वाद ज्ञानेंद्रिय। घ्राण ज्ञानेंद्रिय की भांति ही स्वाद ज्ञानेंद्रिय का भी शिक्षण अधिगम में विशेष योगदान नहीं है, फिर भी स्वाद ज्ञानेंद्रिय भी शिक्षण अधिगम में सहयोग प्रदान करती है, जिससे कुछ संप्रत्तियों में स्पष्टता आती है, विशेषकर उन प्रत्ययों में जिनमें गंध होती है। दृष्टिबाधित बालक की घ्राण एवं स्वाद ज्ञानेंद्रियों को समवेत रूप में प्रयोग करके अधिगम में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दृष्टिबाधित बालक की स्वाद ज्ञानेंद्रिय की क्षमता का संपूर्ण विकास करने के लिए विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बालक को ये आदत डलवाएं कि मुंह में कोई भी वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ डालने से पूर्व उसे स्पर्श किया जाए। नंबर 2, स्पर्श करने के पश्चात उसकी गंध की पहचान की जाए, तत्पश्चात ही उसे मुंह में डाला जाए। नंबर 3, जब भी बालक कोई चीज खाए तो उसके स्वाद के संदर्भ में अवश्य पूछे। नंबर 4, बालक के समस्त प्रकार के स्वादों जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन आदि की जानकारी प्रदान करें तथा सभी में अंतर करके भी सिखाएं। इसके लिए उसे ये भी बताएं कि जीभ के किस भाग में तत्संबंधी स्वाद सर्वोत्तम अर्थ प्रदान करेगा। नंबर 5, बालक को बासी एवं ताजे के स्वाद की पहचान कराएं। नंबर 6, बालक को पेय पदार्थों के विभिन्न स्वादों की भी पहचान कराएं। और नंबर 7, बालक को विभिन्न मसालों के स्वाद की पहचान कराएं। पृष्ठ 221। नंबर 5, बची हुई दृष्टि इंद्रिय। प्रायः ये देखा जाता है कि दृष्टिबाधिता की स्थिति में कुछ न कुछ मात्रा में दृष्टि अवशिष्ट रह जाती है। ऐसा केवल उसी परिस्थिति में नहीं होता जबकि व्यक्ति पूर्णतः दृष्टिबाधित हो। ये दृष्टि की अवशेष मात्रा कहीं न कहीं मददगार साबित होती है। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिन्हें वो उस दृष्टि अवशेष की सहायता से कर सकता है। बची इंद्रिय का प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अवशेष दृष्टि की मात्रा कितनी है तथा ये भी ध्यान देना चाहिए कि दृष्टि का भविष्य क्या है। अल्प दृष्टिवान बालक हेतु ये आवश्यक है कि जो भी अपूर्ण अथवा अल्प रूप में प्राप्त दृष्टि संवेदना है उसका अर्थापन ठीक ढंग से समझाया जाए। इसके लिए ये आवश्यक है कि शेष ज्ञानेंद्रियों का सहयोग भी लिया जाए। अवशेष दृष्टि इंद्रिय का प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बालक की क्षमता एवं आवश्यकता अनुरूप उसे सामग्री प्रदान करानी चाहिए। नंबर 2, बालक की दृष्टि का क्रियात्मक मूल्यांकन कराना चाहिए जिसके निम्न चरण हो सकते हैं। क, ध्यान व जागरूकता। ख, दृष्टि द्वारा अनुसरण करना। ग, स्कैनिंग। घ, विभेदीकरण। अंग, प्रारूपों को पहचानना। नंबर 3, दृष्टि के क्रियात्मक मूल्यांकन के आधार पर उसकी शैक्षिक व दैनिक गतिविधियों के लिए रणनीति बनानी चाहिए। नंबर 4, प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ दृष्टि का प्रयोग सिखाना चाहिए। नंबर 5, रंग विभेदीकरण का सदैव ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हीं रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उभर कर आएं। नंबर 6, रंगीन खिलौने खेलने के लिए देने चाहिए। नंबर 7, जहां तक संभव हो सके वस्तु को बालक के संपर्क में आने देना चाहिए तथा बालक को जिस प्रकार से भी वो चाहे उसे देखने देना चाहिए। नंबर 8, बालक को विभिन्न रंगों का परिचय करा देना चाहिए, जैसे कई रंगों में से किसी एक रंग की पहचान करने को कहना चाहिए। नंबर 9, बालक को इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने कार्य में दृष्टि का अधिक से अधिक प्रयोग करे। नंबर 10, दृष्टि प्रयोग से संबंधित अभ्यास क्रियाओं को भी बालक को सिखाना चाहिए। पृष्ठ 222। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में सावधानियां। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण एक अत्यावश्यक क्रियाकलाप है। इस प्रशिक्षण की कोई मानकीकृत प्रविधि अथवा उपकरण उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में हम देश, काल व परिस्थिति के अनुसार प्रविधियों का निर्माण करते हैं। इन प्रविधियों का मुख्य उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों को अधिकाधिक प्रयोग में सक्षम बनाना है।
ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए ये अधिक आवश्यक है कि हम जिन विधियों अथवा प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हैं वे सभी सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल हों, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वे किसी ज्ञानेंद्रिय को हानि न पहुंचाएं। इस कार्य के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बालक को कभी भी बहुत आवाज न सुनाएं। नंबर 2, बालक को कभी भी अत्यधिक नुकीली, बहुत खुरदुरी, बहुत गर्म आदि वस्तुओं का स्पर्श न कराएं। नंबर 3, बालक को वस्तुएं छूने के लिए प्रेरित करें और बार बार छूने पर उसे ये नहीं कहें कि छुओ मत, टूट जाएगा या टूट जाएगी। नंबर 4, अत्यधिक खतरनाक या तीव्र गंध जैसे रासायनिक पदार्थों की गंध सीधे न सूंघाएं, बल्कि नाक से दूर रखकर हाथ से गंध को बहाकर नाक की ओर ले जाएं। नंबर 5, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, स्प्रिट आदि की गंध बालक को अधिक देर तक न सूंघाएं। नंबर 6, प्रत्येक वस्तु को सीधे मुंह में न डालकर पहले उसकी गंध लेने की आदत डलवाएं। नंबर 7, वस्तु अथवा पदार्थ का स्वाद लेने के लिए उसकी न्यूनतम अधिकतम कितनी मात्रा आवश्यक है ये भी उसे बताएं। नंबर 8, ज्ञानेंद्रिय प्रयोग के बाद थकान अथवा दर्द की शिकायत पर उचित विश्राम देना चाहिए। नंबर 9, तेज चमक वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। नंबर 10, प्रकाशीय अथवा गैर प्रकाशीय उपकरणों के प्रयोग में विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। पृष्ठ 223, संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अन्य पठन साहित्य। Number 1, Blind People's Association and National Institute for the Visually Handicapped, 1998, Learning Through Doing, Manual, Ahmedabad, Dehradun. Number 2, Human Hearing, Amplitude, Sensitivity, retrieved on 18th November 2011 from http://www.audioholics.com. Acoustic Principles / Human Hearing Amplitude Sensitivity Part 1. Number 3, Lawnfield B. 1973, The Visually Handicapped Child in School, John D. Coe, New York. Number 4, Mani M.N.G. 1992, Techniques of Teaching Blind Children, Sterling Publisher, New Delhi. Number 5, National Institute for the Visually Handicapped, 1990, Handbook for the Teachers of the Blind, Dehradun. Number 6, Punani B. and Rawal N. 1993, Handbook of Visual Impairment, Blind People's Association, Ahmedabad.